हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.4 बताने वाले हैं। इसके सवाल एक एक करके आपको बताए जाएंगे। आपने जो इससे पहले क्लास किया है उसमें कुछ इबारती प्रश्नों को हल किया है एक्सरसाइज 3.3 से, और इन इबारती प्रश्नों को जब हल करते हैं तो हल करने के लिए जो हमें इबारत अर्थात जो समस्या संबंधी सवाल होते हैं उनको समस्या जो दी जाएगी उन समस्या संबंधी सवालों को आपको धीमे धीमे से पढ़ना है, और पढ़ के जो इक्वेशन बनाया जाता है, द्विघात समीकरण बनाया जाता है, वो द्विघात समीकरण बना के तैयार कर पाएंगे जब हम फिर द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इन विधियों में से किसी एक विधि का उपयोग करेंगे। माने गुणनखंड विधि से उसको हल कर सकते हैं या पूर्ण वर्ग बनाकर उसको हल कर सकते हैं, अदरवाइज श्रीधराचार्य के सूत्र द्वारा भी उसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वैसे गुणनखंड विधि से उन प्रश्नों को, जो इबारती प्रश्न हैं उनसे उनको हल करने का जो समीकरण बन के तैयार होगा, उनको हल करने के लिए आप गुणनखंड विधि का अगर उपयोग करेंगे तो ये आपको सबसे उपयोगी विधि साबित होगी, सरलता से हल हो जाती है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों पे जो इबारती प्रश्न अभी आपने लास्ट वीडियो में बताए हैं उनका अगर आपने अब तक अध्ययन नहीं किया है, नहीं पढ़ा है, तो आई बटन दबा के उन पूरे वीडियो को आप पढ़ लें। उन प्रश्नों का हल आपको बहुत सहजता से मिल जाएगा। ठीक है। तो आज आपको क्या पढ़ना है इस एक्सरसाइज 4.4 से, उसमें आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण के बारे में पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण कैसे जान पाएंगे, सबसे पहले हम इस बात को आपको बता दें। तो यहाँ से इसको रब करके और द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण के बारे में आप समझें। मूलों के लक्षण, मूलों के लक्षण। ठीक। द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण, या हम मूलों की प्रकृति भी कह सकते हैं। प्रकृति। ठीक। मूलों की प्रकृति या मूलों के लक्षण। जैसे हमें कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, d का मान निकालेंगे, अर्थात विविक्त कर निकालेंगे। और विविक्त कर तो आप जानते ही हैं भैया क्या होता है, b² - 4ac, जानते हैं ना, b² - 4ac। इसका मान हम पहले निकालेंगे, d का मान, और फिर d का मान निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि d का मान 0 से बड़ा है या छोटा है या 0 है। तो यदि d का मान 0 से बड़ा है तो हम ये कह पाएंगे कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं व भिन्न भिन्न है। वास्तविक व भिन्न भिन्न है। ठीक। अगर d का मान 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं समीकरण के मूल वास्तविक हैं व बराबर हैं। और यदि d बराबर 0 से छोटा आ जाए तब हम कह सकते हैं कि समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। ठीक। इन 3 प्रतिबंधों पर हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि दिए गए समीकरण के मूलों के लक्षण क्या है, अर्थात मूलों की प्रकृति क्या है, हम ये कन्फर्म कर पाएंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब हम एक्सरसाइज के 4.4 के क्वेश्चनों के ऊपर आपको सीधा ले चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन। तो देखिए एक्सरसाइज 4.4 का ये क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट इसके दिए गए। 3 पार्ट हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ये तीनों पार्ट आपको क्या करवाया गया है, देखिए इसमें कहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। तीनों पार्टों में मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और यदि मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें ज्ञात भी करके बताना है। तो बहुत सरल सी बात है, इसमें कतई किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पहले आपको क्या करना है, ये आपका हो गया नंबर 1, ये है 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले इसमें विविक्त कर d ज्ञात करें। तो d कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए इसका मानक रूप जो होता है द्विघात समीकरण का ax² + bx + c = 0। मेरे ख्याल से अब तो सबको याद हो गया है। तो यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो a = 2, b = -3 और c = कितना हो जाएगा, 5। क्लियर। यहाँ से सबसे पहले आप d ज्ञात करें तो d बराबर होता है b² - 4ac। विविक्त कर ज्ञात करें, तो विविक्त कर ज्ञात करने के लिए a b c के मान इसमें रख दें।
तो देखो b का मान कितना है -3 और इसका स्क्वायर लगा दें, माइनस लिख दें, फिर 4ac, a का मान कितना लिख दें 2, c का मान कितना लिख दें 5। ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, माइनस और 4 दूनी 8 और 8 पंचे कितना लिख दें 40। ठीक है, तो यहाँ से अगर 9 से हम 40 घटाएंगे माइनस का बचेगा कितना 31। अगर कोई राशि माइनस की बचती है तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल निश्चित पता है कि ये मान डी का मान जो निकला है वो शून्य से छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि ऋणात्मक मान होते हैं वो सब शून्य से छोटे माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डी इज लेस देन 0। ठीक, तो इसका मतलब क्या हमने बताया तुम्हें, जब डी का मान शून्य से छोटा होता है तो समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं, अर्थात इसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, इनको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्या लिख दें? काल्पनिक मूल, काल्पनिक मूल या मूल काल्पनिक होंगे। इसमें किसी को कोई परेशानी? बिल्कुल एकदम क्लियर। आपको केवल डी का मान निकालना है, केवल और केवल डी का मान निकालना है। और डी के मान निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि डी का मान शून्य से बड़ा है या डी का मान शून्य से छोटा है या डी बराबर 0 है। बस 3 कंडीशनें देखनी है। तो यहाँ पर डी का मान छोटा है तो छोटे के लिए क्या है? मूल काल्पनिक होते हैं। इसको अब आपको कुछ नहीं करना है, अर्थात मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल लिखा है 3x² माइनस में 4√3 और प्लस में 4 बराबर 0। बताएं भैया अब इसमें क्या दिक्कत है? वही बिल्कुल करना है। क्या करना है? देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करनी है। और तुलना करने के बाद क्या करना है? a b c के मान ज्ञात करना है। तो बताएं a बराबर कितना होगा 3, b बराबर कितना होगा? b बराबर होगा माइनस, ये आपका यहाँ पर x भी है, देखिए है ना, x का गुणांक जो होता है वही b कहलाता है। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है? -4√3 और c इक्वल टू कितना है? 4। ठीक है, अब आपको विविध कर d निकालना है। तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। अब बताएं b की वैल्यू कितनी है? -4√3, इसका स्क्वायर कर दें, -4a3 और c 4। किसी को कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट का पूरा 3 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 4 तिया 12 और 12 चौको 48। ठीक, और यहाँ पर देखो 16 तिया भी 48 होता है, तो 48 माइनस 48 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बताएं क्या बताया? जब डी का मान शून्य होता है तब क्या होता है? समीकरण के दोनों मूल समान होते हैं। ठीक है, तो दोनों मूल समान होते हैं, अर्थात ये जैसे यहाँ पर हम किसी द्विघात समीकरण का जब हल करते हैं तो इसके 2 मूल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर दोनों मूल कैसे हैं? समान। एक मान प्राप्त होगा और एक मान बराबर दूसरा मान, अर्थात दोनों मान समान होंगे, इसके दोनों मूल समान होंगे। यहाँ इसको हल करने के लिए श्रीधराचार्य के सूत्र से अगर हम लिख दें तो x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस √d/2a। यही तो है श्रीधराचार्य का सूत्र। तो यहाँ देखिए x बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी रखेंगे? ये वाली रखेंगे, माइनस का 4√3 माइनस b प्लस माइनस √d, d का मान कितना है? 0 है, और अपॉन में 2a, a का मान कितना है? 3। सही है भैया, कोई दिक्कत किसी को? अब बस ये 0 का मतलब √0 का मतलब किसी में 0 जोड़ोगे तो 0 तो खत्म काम है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। तो केवल आपका ये बचा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 और नीचे क्या लिख दें? 2 × 3। ये इसको इससे काट दें, कितने बार? 2 बार कट जाएगा। तो x का जो मान 1 आया वो कितना है? 2√3/3। यही मूल दूसरा होगा। दोनों मूल ये बराबर बराबर होंगे। तो क्या लिख दें? x के दोनों मान 2√3/3 और दूसरा रूट भी वही लिखना है 2√3/3। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल एकदम क्लियर सा समझ में आपको आ गया होगा। ये तीसरा पार्ट, इसमें भी आपको वही ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करके a b c के मान निकालें और फिर देखें d का मान। d का मान क्या देखना है? d का मान कि ये शून्य से बड़ा आया या छोटा आया। अगर d का मान शून्य से बड़ा आता है तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न, अर्थात अलग अलग दोनों मूल होते हैं, असमान मूल होते हैं। तो यहाँ पर फिर d का मान इस सूत्र में रख देंगे, हो जाएगा काम। ठीक है, कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दो घात समीकरण में
k का ऐसा मान ज्ञात करिए जिसके लिए दोनों मूल समान हैं। हमने आपको बताया दोनों मूल समान कब होते हैं, जब d बराबर 0 होता है। ठीक, तो बस आपको यहां पर सीधा सीधा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करनी है। यहां लिख दें तुलना करने पर, तो यहां तुलना करने से देखिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ये विविध कर d इक्वल टू कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू कितनी रखेंगे कि k का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 लिखनी है और c की वैल्यू 3 लिखनी है। ठीक है, बस हमारे पास काम हो गया समझो। k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। अब क्या कहा गया है, d बराबर 0 है। ये नहीं कहा गया d बराबर 0, लेकिन ये कहा गया है कि समीकरण के दोनों मूल कैसे हैं, बराबर। तो मूल बराबर मानी d बराबर 0। तो आपको यहां लिखना है चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं अतः d बराबर 0, और d का मान जो निकला है वो कितना है, ये है k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। तब बताएं k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, तब k बराबर कितना हो जाएगा √24, बल्कि इस पर हम प्लस माइनस का चिन्ह अवश्य लगाएंगे। ठीक है, √24 को क्या लिख सकते हैं, 4 छंग 24 होता है, 4 का वर्गमूल आ सकता है 2 और √6 ये लिख दें। ठीक है, ये आपका k की वैल्यू ज्ञात हो गई। ठीक, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप स्वयं कर सकते हैं। देखिए थोड़ा हिंट मार दें इस पे पहले हम kx का इसमें अंदर मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा कितना, kx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और kx का यहां -2 में करेंगे तो माइनस का 2kx हो जाएगा और प्लस का 6 और इक्वल टू 0। अब देखिए आपका फॉर्म वही बन गया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करके ए बी सी के मान ज्ञात करेंगे, फिर विविध कर d को निकालेंगे, फिर d बराबर 0 लिखेंगे, बस अपने आप k का मान ज्ञात हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तथा उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम ऐसे क्वेश्चनों में आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है और इसके बाद उसमें क्या दिया गया है ये समझना है। आपको ये मानना है कि ये आपकी आम की बगिया है कोई, इस बगिया में हम ये कह सकते हैं ये लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है। सवाल में आपको दिया गया है, देखिए कहाँ है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। चौड़ाई से, ये देखिए इसकी भुजाई ये चौड़ाई है, इसको हम मान लें कितना x, तो बता सकते हैं लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई जो है वो दोगुनी है चौड़ाई से, तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, हम ऐसे कह सकते हैं ये भी मीटर में माननी है क्योंकि क्षेत्रफल मीटर में दिया गया है। ठीक है, यहां पे लिख दें बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल। ये देखिए हमने लिखा नहीं है, आपको हमने यहां इंगित कर दिया है कि ये आपका ये चौड़ाई x है और ये लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। तो अब आपको यहां पर क्षेत्रफल निकालना है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया 800 दिया गया है। लंबाई को आपको 2x लिखना है, चौड़ाई को x लिखना है और बराबर क्षेत्रफल कितना हो गया 800। ठीक, यहां पर हम ऐसे भी कह सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। वर्गमूल लें तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 20। हम कह सकते हैं निश्चित रूप से, चूंकि x क्या है चौड़ाई है और चौड़ाई ऋणात्मक तो हो नहीं सकती क्योंकि माप जो होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए माइनस चिन्ह यहां से छोड़ देंगे तो चौड़ाई को हम यहां लिख दें माइनस चिन्ह छोड़ने पर यहां x बराबर आपको लिखना है 20 मीटर। मानिए क्या है ये x चौड़ाई, यहां लिख दें चौड़ाई बराबर 20 मीटर। लंबाई इसकी दोगुनी है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2 गुणे 20, 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई हमारी दोनों ज्ञात करना संभव है। ठीक है, किसी की कोई परेशानी अब मेरे ख्याल से नहीं है यहाँ पे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। किनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए, आगे कंडीशन दी गई है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है
और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, 2 मित्र हैं, दोनों मित्रों की आयु का योग दिया गया है 20 वर्ष। तो यहां पर नाम तो दिया नहीं है कौन सा पहला कौन सा दूसरा, तो हम ये मानते हैं कि एक मित्र पहला मित्र मान लें, एक दूसरा मित्र मान लें, नाम नहीं है कोई बात नहीं। तो यहां पर माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष है, तो प्रश्नानुसार दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। ठीक, दोनों के आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है, इसलिए एक की अगर x है तो दूसरे वाले की 20 माइनस एक्स होगी, इन दोनों का योग करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इन दोनों आयु जो दी गई है आयु, उनके 4 वर्ष पहले की बात करें तो इसकी 4 वर्ष पहले आयु कितनी होगी? इसमें 4 कम कर दें। दूसरे की 4 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी? इसमें 4 कम कर दें, तो 4 वर्ष पहले दोनों की आयु निकल आएगी। पहले यहां लिखें 4 वर्ष पहले एक मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? एक मानी जो पहला मित्र है उसकी आयु बराबर x माइनस 4 वर्ष हो जाएगी। 4 उसमें से कम कर लें, 4 वर्ष कम कर लें। अच्छा, और 4 ही वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगी 20 माइनस एक्स से 4 कम कर लें तो ये कितना हो जाएगा? 20 में से 4 घट जाएगा, 16 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, ये आपके 4 वर्ष पहले की दोनों की आयु हो गई। अब इन दोनों आयु का गुणनफल बराबर कितना है? 4 वर्ष पहले की आयु का गुणनफल बराबर 48 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार x माइनस 4 और इसका गुणा कर दें काय में 16 माइनस एक्स में, दोनों की आयु 4 वर्ष पहले की दोनों की आयु का गुणनफल बराबर कितना है? 48। ठीक है, बस इनका एक इक्वेशन बना लें। यहां से इनका दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौको 64 और ये आपका माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4x और बराबर कितना लिख दें? 48। ठीक है, बस माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो 4x तो ये 16x, दोनों प्लस के हैं, कितने हो जाएंगे? 20x हो जाएंगे। और माइनस का ये 64 है और ये 48 इधर ले आएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। 8 4 12 की 2 हासिल 1 और 6 4 10 और 11 और 112 हो गया और बराबर 0 लिखते हैं। ठीक है, बस इसमें माइनस का अगर मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 20x, प्लस का हो जाएगा 112 और बराबर लिख दें 0। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया। अब क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, बस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर दें। यहां देखिए, यहां लिख के दिखा देते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा आपका 1। यहां देखिए x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक है तो वो a बराबर 1 लिख दें। b बराबर कितना लिख दें? मानिए x का गुणांक b कहलाता है तो b बराबर ऋण 20 लिख दें। b बराबर माइनस का 20 और c बराबर कितना हो जाएगा? c बराबर 112। ठीक, अब क्या निकालें? d विविध कर निकालें। क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 20, इसका स्क्वायर कर दें, माइनस 4a का मान 1, c का मान 112। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। और 20 का 20 में स्क्वायर करेंगे, मानी 20 का 20 में गुणा 400 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मानी कुल मिला के माइनस का ये 48 बचेगा। और जब माइनस होता है इसका मतलब क्या है? डी का मान 0 से छोटा है। हमने आपको बताया था कि अगर डी का मान 0 से छोटा आता है इसका मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात काल्पनिक है। और यदि मूल काल्पनिक है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये स्थिति संभव नहीं है जो आपके प्रश्न में दी गई है। क्या निम्न स्थिति संभव है? ये जो शर्त दी गई है वो संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर x का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अर्थात दोनों की आयु को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्या लिखेंगे? मूल काल्पनिक हैं या वास्तविक नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, बस ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए और आगे सवाल नंबर 5 देखें। अंतिम क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है?
यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखो दो बातें इसमें दी गई हैं। कौन कौन सी बात दी गई है? एक तो इसका परिमाप दिया गया है और एक इसका क्षेत्रफल दिया गया है। आपको पता खूब अच्छी तरीके से होना चाहिए कि आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्योंकि ये दो बातें आपको दी गई हैं। अच्छा, हम ये मान लेते हैं, देखिए ध्यान दें, पहली शर्त हमारी क्या दी गई है? पहली शर्त में देखें, परिमाप दिया गया 80 मीटर। ठीक, पहले एक भुजा किसी को मान लें, माना आयत की चौड़ाई मान ले रहे। ठीक है, आयत की चौड़ाई बराबर, ये जरूरी नहीं है चौड़ाई माने, हम लंबाई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माना आयत की चौड़ाई अगर हम x मीटर मान लें, तो देखिए क्या कैसे आपकी पहली शर्त क्या लागू हो रही है। पहली शर्त के हिसाब से सवाल कहता है कि इसकी परिमाप 80 मीटर है। बताएं परिमाप कितना होता है आयत का? यहां लिख दें आयत का परिमाप बराबर कितना लिखना है? 80 मीटर। ठीक है, परिमाप कितना होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर आपको कितना लिखना है? 80। अब देखिए आपको ये 2 यहां से हटाना है तो 2 का यहां भाग लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यहां देखिए लंबाई आपका ज्यों का त्यों रहेगा, जबकि हमने चौड़ाई को क्या माना है? x माना है। और यहां 2 का जब भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। भैया कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें लंबाई बराबर अगर निकालें तो लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी? 40 माइनस x मीटर हो जाएगी। अब बताएं, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों पता है, इसका मतलब क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। अब यहां क्षेत्रफल की बात सेकंड पोजीशन पे आए। देखिए सेकंड शर्त क्या है? आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, लिख दें आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है? आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 400, बराबर में लिख दें 400। ठीक है, वर्ग मीटर। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई का मान कितना दिया गया है? 400। अब बताएं लंबाई कितनी है? लंबाई जो दी गई है वही लिखनी है जो हमने निकाल ली है। कितनी दी गई है? 40 माइनस x। चौड़ाई हमने x मानी है, बराबर का निशान लगा दें और लिख दें 400। ठीक है, इस x का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस x का x में गुणा x स्क्वायर और बराबर लिख दें 400। पक्षांतर करके बराबर 0 लिख दें तो ये इधर ले जाएंगे, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 40x हो जाएगा और ये प्लस का 400 अपनी जगह पर बराबर लिख दें 0। यहां किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब यहां पर इसके गुणनखंड करने के लिए ये मेरे ख्याल से अगर देखें तो पूर्ण वर्ग लिखा हुआ। ठीक है, त्रिपद लगाने की जरूरत नहीं है, डी के मान निकालने की जरूरत नहीं है, मानी विविधकर से भी जरूरत नहीं है कि इसकी श्रीधराचार्य से हल करें। इसका यहां पर सीधा ये पूर्ण वर्ग दिख रहा है। बता सकते हो किसका पूर्ण वर्ग है? ये है x माइनस 20 का होल ऑफ स्क्वायर है। क्यों होल स्क्वायर है? इसलिए देखिए इसका अगर हम प्रसार करें इतना ही आएगा, x का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 और माइनस इन दोनों के गुणनफल का दूना, ये बीच में लिखा हुआ 20x का दूना 40x लिखा है और बराबर में 0। यहां से अगर ये स्क्वायर खत्म कर दें तो x माइनस 20 इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तब x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। यहां पर x की वैल्यू 20 निकली है, इसका मतलब ये है कि ये आपका 20 है। यहां अगर 20 रख दें देखिए तो 40 में से 20 घट जाएगा तो ये आपकी लंबाई भी 20 हो जाएगी कि नहीं? इसका मतलब चौड़ाई 20 है, लंबाई 20 है। एक ऐसी आयताकार पार्क है ये जिसकी लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है। माने यहां लिख दें चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लिख दें लंबाई बराबर 20 मीटर, मतलब 40 माइनस 20 ऐसे लिख दें बराबर 20 मीटर। तो इसका मतलब क्या लिखना है आपको? इसका मतलब आपको लिखना है कि ऐसी स्थिति संभव है जिसमें 20 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई का ये आयताकार पार्क बनाना संभव है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक, पूरा चैप्टर एकदम एक एक करके हमने आपको करवाए हैं और मेरे ख्याल से इसके 4 वीडियो हमने आपको इससे पहले और दिए हैं। उन वीडियो को आप एक एक करके अगर पढ़ेंगे तो सारा ये पूरा क्लियर हो जाएगा, चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पर आई बटन दबा के आप एक एक वीडियो को जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये वीडियो माने ये जो आपका दोघात समीकरण है ये आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक, इसमें से आपको परीक्षा में तो पूछे ही जाएंगे, बल्कि इसमें और आगे जो आप क्लास में आगे जाएंगे, आगे वाली क्लासों में पढ़ाई करेंगे, उसमें भी आपको ये कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से
आपको इनको जरूर पढ़ना है। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलें, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।